नमस्कार सभी को। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम 3 लेक्चर पूरे कर चुके हैं और आज जो हमें लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, इसके अंदर हम गुलाम का नियम जो पढ़ लिया था हमने कल वाले लेक्चर के अंदर, उसके बाद गुलाम के नियम की कुछ सीमाएं होती हैं, उस सीमाओं के बारे में, है ना। पराविद्युतांक क्या होता है उसके बारे में, इसको सापेक्ष विद्युतशीलता भी कहा जाता है। उसके बाद में जैसे गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल में क्या क्या समानताएं होती हैं, क्या क्या असमानताएं होती हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आप आज इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने कुछ ये चीजें पढ़ी थी, जैसे आवश्यक योज्यता क्या होती है, योज्यता के बारे में पढ़ा था। किसी पदार्थ के ऊपर जो कुल आवेश होता है, किसी पदार्थ के ऊपर जो कुल आवेश होता है, वो आवेश, है ना, वो क्या होता है, विभिन्न भागों में उपस्थित अलग अलग आवेशों के क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। Q1 प्लस Q2 प्लस जैसे दर्शाए अपन उसके अनुसार होता है कि अलग अलग विभिन्न भागों में उपस्थित जो अलग अलग आवेश होते हैं उनके बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो क्वांटीकरण में क्या पढ़ा था हमने कि कुल आवेश जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये दोनों हमने चीजें पढ़ ली थी। इसके बाद में हमने कुछ सवाल भी करे थे इसके। उसके बाद में कूलाम का नियम पढ़ा था कि कूलाम का नियम क्या पढ़ा था हमने कि कूलाम का नियम कहाँ लगता है, दो आवेशों के लिए लागू होता है। के ऊपर डिपेंड करता है वो आवेशों के परिमाण, है ना, और उनके बीच की दूरी, इन दो बातों के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो उसके अनुसार पूरा हमने नियम सिद्ध करके बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों, है ना, के बीच लगने वाला जो बल होता है, वो बल दोनों आवेश जो होते हैं उनके परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, और ये वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और पूरी तरीके से हमने उसको हल करके ने देख लिया था इससे पहले वाली क्लास के अंदर। तो इस नियम की क्या क्या सीमाएं होती है, कहाँ कहाँ पे लागू होता है, आज उनके बारे में देख लेते हैं। ये नियम कहाँ कहाँ पे लागू होता है। तो कूलाम के नियम की सीमाएं कहाँ कहाँ तक इसकी सीमा होती है, किस सीमा तक ये नियम लागू हो सकता है। तो देखो कुछ परिस्थितियां होती हैं। पहला सिस्टम दे रखा है, इसमें पहला नियम दे रखा है कि ये बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। कूलाम का नियम बहुत बड़े ज्यादा परिमाण के आवेशों के लिए भी सत्य नहीं होता है, केवल काय के लिए होता है, मात्र बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है, उसी के लिए सिद्ध कर सकते हैं अपन, ये वहीं पे लागू होता है। दूसरा, ये इस नियम की ये सीमाएं बता रखी है कि केवल स्थिर आवेशों के लिए, कौन से, स्थिर रुके हुए आवेश के लिए ही लागू होता है, वहीं पे लगा सकते हैं रुके हुए आवेशों के लिए, गतिमान आवेशों के लिए नियम लागू नहीं होता है। तीसरा नियम बता रखा है इसने कि इसकी जो सीमा होती है, रेंज होती है, वो क्या होती है, बहुत अधिक दूरियों, मतलब बहुत ज्यादा दूरियां, जैसे बहुत सारे, जैसे अनंत पर एक आवेश रखा हुआ है, इधर रखा हुआ अनंत दूरियों पर, तो वहां पे नियम लागू नहीं होता। और नहीं 10⁻⁻15 मीटर से कम, है ना, ये किसकी साइज होती है, नाभिक का आकार होता है ना। तो इसके अंदर भी लागू नहीं होता है और बहुत ज्यादा दूरियों के लिए लागू नहीं होता है, इनके बीच में नियम लागू होता है। तो इसके बीच में नाभिक का साइज हो गया था, नाभिक के बीच में नाभिकीय बल लग जाता है, क्या लग जाता है, नाभिकीय बल के प्रधानता हो जाती है नाभिक के अंदर, इसलिए उसके अंदर भी ये नियम लागू नहीं होता है। तो ये 3 परिस्थितियां बनती है जहां पर कूलाम के नियम लागू नहीं होता है। तो काय के लिए, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है केवल, ये तो यहाँ पे लागू हो सकता है, बड़े आवेशों के लिए लागू नहीं होता है। दूसरा, स्थिर आवेशों के लिए सत्य, गतिमान के लिए सत्य नहीं है। और तीसरी बात ये बताई उनने कि यह नियम बहुत ज्यादा दूरियां, मतलब एक तो बहुत ज्यादा दूरियां उसके लागू नहीं होता है, और एक 10⁻⁻15 मीटर से कम के लिए भी नियम लागू नहीं होता है। ये 3 इसकी क्या होती है, सीमाएं होती है निश्चित। तो इनको भी अपने को देख लेना है, कभी 2 नंबर वगैरह हम पूछ ले इनको, तो इनको भी अपने को याद कर लेना है। तो कूलाम का नियम पढ़ने के बाद में हमने एकांक आवेश को परिभाषित कर लिया था। उसके बाद में आया था अपना आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक किसे कहते हैं, है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो क्या होता है ये, माध्यम की विद्युतशीलता जिसको अपन बता दे कैसे, एप्सिलॉन से, और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता जिसको बताते हैं अपन क्या, एप्सिलॉन नॉट से, है ना। इन दोनों के अनुपात को, किस किस को, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात के लिए 0 लगाए थे, एप्सिलॉन नॉट को इसको बोलते हैं। दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं अपन, इसके सापेक्ष विद्युतशीलता कहा जाता है, या आपेक्षिक विद्युतशीलता भी इसको कहा जाता है, और इसको पराविद्युतांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पराविद्युतांक भी कहा जाता है, इसलिए के से बताते हैं। और इसको लिखे हैं तो एप्सिलॉन आर से भी इसको दर्शा सकते हैं। तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन 0, या इसको के बराबर भी लिख सकते हैं, के बराबर एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से इसको। तो किसी माध्यम में
माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और वायुवीय निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, दोनों के रेशियो को, दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है? सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर कहा जाता है, या इसको परावर्तनांक भी कहा जाता है। अब ये कहां से आया, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको हल करके बता देता हूँ कि कैसे आया ये। तो देखो दो आवेश जो है Q1 और Q2 है ना, दो आवेश जो है इनके बीच में लगने वाला बल अपन वायु में भी अलग लगता है वायु निर्वात के लिए, और अगर अन्य माध्यम हो तो वहां के लिए अलग लागू होता है ना, बल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है माध्यम का, है ना, जो विद्युत बल होता है उसके ऊपर माध्यम का इफेक्ट पड़ता है। तो मान लो ये दो आवेश है Q1 और Q2, ये कहाँ पे स्थित है? वायु या निर्वात में। कहाँ पे स्थित है? वायु या निर्वात में। तो कूलाम का नियम का सूत्र क्या लगेगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपन में R का। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे फर्स्ट। ये कहाँ पे? वायु या निर्वात में। अगर यही दोनों आवेश है ना, ये तो कहाँ पे आया? जब वायु निर्वात हो तो उनके बीच में लगने वाला बल हमने निकाला समीकरण नंबर 1। मैं कैसे आया वो फॉर्मूला बता रहा हूँ, है ना। और यही आवेश अगर कहाँ पे हो? किसी माध्यम में। कहाँ पे हो? किसी अन्य माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में अगर रखे हुए हो तो इनके बीच में लगने वाला बल F1 नाम देते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नाम देंगे। क्या देंगे उसको? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपन, डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस भी वही है, परिमाण भी वही है, लेकिन किसी अन्य माध्यम में उपस्थित हो तो उस कंडीशन लगने वाला बल ये आ जाएगा। केवल क्या चेंजेस हुआ? इसका, है ना। और इसको लिख देंगे। अब इनका क्या करेंगे अपन? रेशियो निकालेंगे। तो देखो क्या आएगा अनुपात अपना, समीकरण 1 भागित क्या कर देते हैं हम? 2 कर देते। समीकरण 1 भागित 2, 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो समीकरण 1 LHS में क्या लगाएंगे? LHS का तो F अपॉन में क्या आ जाएगा? F1 इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, और इसके अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। LHS के अपॉन में LHS और RHS के अपॉन में लिख दिया हमने RHS। देखो यहाँ पे क्या कट रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन से कैंसिल हुआ, Q1 से ये पूरा कैंसिल हो गया है। तो यहाँ F अपॉन क्या बचा? F1 इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा? एप्सिलॉन के अपॉन में हो जाएगा, उलट गुणित होगा तो एप्सिलॉन ऊपर चल जाएगा, एप्सिलॉन 0 नीचे आ जाएगा। ये इस प्रकार का हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है समीकरण नंबर 3, है ना। तो वायु या निर्वात में लगने वाले बल और किसी माध्यम में लगने वाला बल किसके बराबर हो गया? वायु निर्वात की किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर आया। ये दोनों आपस में क्या है? समीकरण नंबर 3 में बराबर आया। तो इससे पहले आज जो हमने पढ़ा था इसके अंदर, उसमें क्या लिख रखा है इसने परिभाषा में कि विद्युत माध्यम की विद्युतशीलता, क्या लिख रखा है यहाँ पे? माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और वायु निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? इसके परावर्तनांक K कहा जाता है। तो चाहे तो अपन इन दोनों की जगह, जैसे इसका मान क्या आया अपने पास में, क्या आया अभी अपने पास में? इन दोनों का मान किसके बराबर आया? ये हमने लिखा है यहाँ पे, इसका जो मान आया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आया? F अपॉन F1 के बराबर आया। तो अपन चाहे तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? K इक्वल टू इन दोनों की जगह F अपॉन F1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दूसरी नीचे परिभाषा लिख रखी है कि वायु या निर्वात में, कहाँ पर? वायु या निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, और किसी माध्यम में, है ना, उन्हीं दो आवेशों को उतनी ही दूरी पर लगने वाले दोनों बल के अनुपात को क्या कहते हैं? उस माध्यम का परावर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका परावर्तनांक क्या रहता है? उसको F बराबर K अपॉन F1 भी लिख सकते हैं। और भी रूप हो सकता है इसका, जैसे अपन इसको इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? जैसे इसकी जगह लिखा अपन है तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? के वापस से लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन भी हमारी काम आती है जो हमने कूलाम के नियम के अंदर लिखी थी लास्ट में जाके। किसी अन्य माध्यम के अंदर अगर अपन ने आवेश का निकाला ना तो अपन इसकी जगह ये लिख दिया था यहाँ पे, फिर के का मान जो भी हो जिस माध्यम के अंदर रखा हो उस के की जगह वो लिख सकते हैं। तो इसकी ये डेफिनेशन लिख लेना अपने को, है ना। और ये कैसे आया मैंने पूरा तरह इसको बताया है कि विद्युतशीलता, है ना, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं अपन? उसका परावर्तनांक या सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। इसको एप्सिलॉन आर से बताते हैं। उसके बाद में अपन इसको इस परिभाषा के अनुसार ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, K इक्वल टू F अपॉन F1। K किसी माध्यम में दो आवेशों पर लगने वाला बल और
उसके अतिरिक्त वायु निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम में लगने वाले बल दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उसका परायुजितांक कहते हैं। ये इस परिभाषा इसके अनुसार भी अपन इसको लिख सकते हैं। और ये सब लिख के अपन क्या लिख सकते हैं, इसको एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फॉर्मूला भी अपन लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखने हैं दोनों तीनों, क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ सवाल अपने को पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। तो इसके बाद में देखो कुछ मैंने इसके अंदर टेबल बना के दे रखी है कि अलग, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर ये भी पूछा जाता है कि कौन से पदार्थ का परायतन कितना होता है, तो अलग अलग पदार्थों का परायतन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सबका बता रखा है। जैसे वायु का कितना होता है 1.0000536, तो लगभग अपन इसको कितना लिखते हैं, एक ही लिख के चलते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है तो 1.00053। नाइट्रोजन का कितना होता है 1.00058। हाइड्रोजन का 1.0027, केरोसिन का 2.0, मोम का 2 से 2.3, एम्बर का 2.8, एबोनाइट का 2.8, ग्लिसरॉल का कितना है 4.3, अभ्रक का 5.7 से 6.7 के बीच होता है, कांच का 5.14 और पानी का कितना होता है 80.4। तो जैसे कांच का, पानी का याद रख लो, है ना, केरोसिन का याद रख लो, वायु का अपने को याद रखना है। ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं इनको, और कुछ इनसे रिलेटेड कुछ सवाल आ जाते हैं, तो वहां पे अपने को ये ध्यान में रखना, ये मान याद रखने पड़ेंगे, तब जाके ना वो सवाल अपन हल कर पाएंगे। तो इस टेबल को भी अपने को क्या कर लेना है, नोट कर लेना, ऑब्जेक्टिव वगैरह हम पूछ लेते हैं। इसके बाद में अगला जो आ रहा है हमारा, देखो एक सवाल आया है इसके बाद में, है ना, एक सवाल दे रखा है इसमें कि उदाहरण 3 माइक्रोकूलम के 2 आवेश, क्या दे रखे हैं 3 माइक्रोकूलम के कितने आवेश, 2 आवेश। सवाल को पढ़ के समझना है पहले, अगर सवाल समझ में आ गया, प्रश्न समझ में आ गया, तो उत्तर आधा हो चुका है। इसलिए पहले सवाल को पढ़ना अपने को कि वो प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो यूं मान लो कि आधा उत्तर तो याद हो चुका है या आधा प्रश्न हल हो चुका हमारे। 3 माइक्रोकूलम के 2 आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है। 2 आवेश है, दोनों का परिमाण 3 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की दूरी 0.15 मीटर है, और उनके बीच लगने वाला कूलम बल की गणना कीजिए। यहाँ तो डायरेक्ट बोल दिया उसने, कूलम बल की गणना करना है, तो कहीं करना ही नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। दिया है क्या क्या दे रखा हमको, Q1 बराबर में, दोनों का एक के बराबर एक लिखो, दोनों का मान बराबर है, कितना है 3 माइक्रोकूलम। मैं इसको चेंज करता हूँ, माइक्रो को कूलम में चेंज 10 की घात -6 का गुणा कर देते हैं, तो कहीं बदल गया वो -6 कूलम में बदल गया। और बीच की दूरी दे रखी है 0.15 मीटर दे रखी है ना। लगने वाला बीच का बल निकालना अपने को, कूलम बल निकालना है तो कूलम बल का सूत्र लगाते हैं, है ना। कूलम बल का सूत्र क्या होता है वो लगा के देख लेते हैं। क्या होता है कूलम बल का सूत्र, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू Q1 इंटू Q2 अपन में R का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अपने, है ना। तो F = इसकी वैल्यू कितनी होती 9 × 10⁻9 इंटू Q1 और Q2 का मान, दोनों का मान अलग अलग है, दोनों मान बराबर है, लेकिन 3 × 10 की घात -6, इसका भी मान इतना ही है 3 × 10 की घात -, दोनों का मान बराबर है, दोनों का मान रख दो। R का मान कितना दे रखा है 0.15, तो ये लिखा मैंने 0.15 का वर्ग, है ना, वर्ग था तो वर्ग लगा दिया। अब हल करते हैं आगे, ये बराबर, ये 9 × 10 की घात 9, तो ऐसे कैसे, ये काम करते हैं, 9 9 9 में 81 और 9 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 9 9 में 81, 81 हो जाएगा। 1 मिनट अपन इसको हल करके ही लिखते हैं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 81, है ना, 81 गुणित 10 की घात 6 और 6 दोनों माइनस के, माइनस का 12 और 12 में से 9 गए तो कितने बचे 10 की घात -3 बचेगा यहाँ पर, और बटे में 0.15 गुणित 0.15, 2 बार है तो अपन ने 2 बार लिख दिया, वर्ग लग रहा है 2 बार लिख दिया। अब इसके दशमलव हटाए तो 2 अंक, दशमलव हटाए 2 अंक, तो 10 की घात में ऊपर कितने लगा दूं, दशमलव 2 अंक है, दशमलव 2 अंक मतलब 100 2 बार लगेंगे, 10 की घात में 4 लिख दिए एक साथ। अब देखो आगे हल करते हैं, इसको कैसे कट रहे हैं, 5 सॉरी इसको कैसे काटे, 3 से काट दे, 3 दून 6, 3 7 21, 3 से 3 5 15, फिर 3 से काट, 3 9 27, 3 से 3 5 15, है ना। और कैसे कट रहे हैं, अब कैसे कट रहे हैं, तो F बराबर उपज बचा कितना 9, है ना, और देखो 10 की घात 4 प्लस का 10 की घात 3 का माइनस, घटेगा कितना बचा, एक ही 10 बचेगा तो हो जाएगा 90, बटे में क्या होगा 25, फिर 5 से काट दे, 5 एकम 5 8 40 और 5 से 5 5 25, तो F बराबर 18/5 आया, तो 18/5 करेंगे तो 18 में 5 का अगर भाग लगा दें तो 5 × 3 = 15, दशमलव लगाया
एक कितना बचा, 3 बचा, 0 हो जाएंगे, 5 छंग 30 न्यूटन। कितना आ जाएगा, F बराबर 3.6 न्यूटन। नॉर्मल तरीके से अपने को क्या करना है, मैथमेटिक्स थोड़ी सी आनी चाहिए, अपने गणित का ज्ञान होना अपने को आवश्यक है ना। बीज गणित ज्यादा, सॉरी अंक गणित का उपयोग ज्यादा होता है अपनी फिजिक्स के अंदर। तो ऐसा नहीं हो कि अपने को गणित ही नहीं आए, गणित को छुड़ा के ना हमने साइंस ले ली, बायोलॉजी, तो ये ऐसा नहीं चलेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा अपने को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, पानी का परावर्तन कितना 80, क्या दे दिया इसने, पानी का परावर्तन मतलब के कितना दे दिया 80 है, तो उसकी विद्युतशीलता कितनी होगी, क्या निकालना, उस पानी की विद्युतशीलता निकालनी है। तभी मैंने अपने को सूत्र पहले तो वो दे दिया, जो दे रखा है वो लिख देते हैं, 80 दे रखा है, विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन निकालना अपने को, है ना, पानी की कोई माध्यम है तो एप्सिलॉन से लिखते हैं उसको। तो सूत्र जो मैंने अभी बताया था तुम्हें, क्या बताया था कि के बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना। तो हमें निकालना है एप्सिलॉन, तो इसका गुणा इधर हो जाए के एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ जाए, के का मान दे रखा हमें 80, तो लिख दिया मैंने क्या 80, और एप्सिलॉन नॉट का मान हमें याद है, लिख रखा था, कूलाम का नियम सिद्ध करा था, 8.854 गुणित 10 की घात -12 कूलाम, है ना। तो एप्सिलॉन बराबर गुणा कर लो इनका, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 8 का गुणा करो, भूल जाओ दशमलव है भी, 8 का गुणा 8 चौक 32 का 2 का 3, 8 5 40 ने 3, 43 का 3 अस्सी का 4, 88 64 और 4 68 का 8 अस्सी का 6, और 88 64 और 6 कितने हो जाएंगे 70, और एक जीरो इसकी लगाएंगे, अब 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, गुणित 10 की क्या लिखिए माइनस का गुणा करके। अब अपन क्या लिखते हैं कि एक अंक के बाद दशमलव लिखते हैं कोई भी संख्या को, तो 2 अंक और इधर किसका है, 7.08 करें, अब इतने अंक लिखने की जरूरत नहीं है, 10 की घात -12, 2 अंक इधर किसका है, 10 की घात 2 का पीछे गुणा कर दो, है ना। तो एप्सिलॉन बराबर कितना आ जाएगा, ये 7.08 और 10 गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा -10, ये आ गया हमारे इसका मान, एप्सिलॉन का मान। अब देखो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, और वहां थोड़ी सी एक चीज भूल गए अपन बताना, कि एप्सिलॉन 0 जो लगा था उसका मात्रक और उसका विमीय सूत्र, ये दोनों बनाना भूल गए थे। तो अभी मैं आपको उन दोनों का इसका मात्रक को बनाना बताया, तो इसका मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र कैसे बनता है इसका, तो देखो देखते हैं। ये हमारा कूलाम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन में R का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इससे एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक भी पूछ सकता है, और एप्सिलॉन नॉट का मान भी पूछ सकता है, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र भी पूछ सकता है, आज उसको अपन सीखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या बनाते हैं अपन यहाँ पे, एसआई मात्रक, क्या बनाते हैं इसका, एसआई मात्रक बनाते हैं इसका। तो एप्सिलॉन मात्रक बनाना, एप्सिलॉन नॉट को उठा के उधर भेज दो, है ना। ये 4 पाई इसका कोई मात्रक नहीं होता है ना, विमायन राशि होती है, ऊपर कौन है Q1 Q2 बटे में R वर्ग, और ये F कहाँ आएगा इसके इंटू, मैं इसको हटा दिया, मैंने क्या है विमायन राशि होती है ना, नियतांक है। तो मात्रक बनाएंगे तो इसका मात्रक क्या होता है कूलाम, इसका भी मात्रक होता है कूलाम, इसका होता है दूरी का मीटर, और मीटर का वर्ग लगा देंगे, और बल का होता है क्या न्यूटन। तो मात्रक क्या बन गया, कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन और मीटर का वर्ग, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। इसका अगर विमीय सूत्र पूछे, क्या पूछे इसका विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र भी बन जाएगा इसका। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है, कूलाम का आवेश का क्या होता है, आवेश का होता है TA, क्या होता है TA इनटू इस आवेश का भी क्या होता है TA, तो ये लिखा मैंने इसका भी TA। फिर होता है इकाई का R, क्या है दोनों के बीच की दूरी, दूरी के लिए क्या लिख देंगे L, और L का क्या लग रहा है वर्ग। फिर F का क्या होता है न्यूटन, न्यूटन बल का क्या होता है, बल का विमीय होता है MLT-2, ये सबके हमने क्या लिख दिए विमीय सूत्र लिख दिए। अब इनको क्या करना, हल करना है। तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बना रहे अपन, पहले ऊपर दोनों का T वर्ग हो जाएगा, ये A वर्ग हो जाएगा, है ना, दोनों का गुणा, T का T में गुणा कर दिया, A का A में गुणा कर दिया। अब नीचे हल करते थे, M तो ऐसा ऐसे ही, L का इसमें करेंगे, L की घात 3 और T की घात -2, इस तरह से आगे हल करते हैं। ये M सब अब ऊपर भेज दीजिए, जो भी नीचे है इनको, M ऊपर जाएगा काई का हो जाएगा -1, L ऊपर जाएगा -3, T ऊपर जाएगा तो माइनस का है, नीचे तो ऊपर जाएगा प्लस का ऑलरेडी 2 ऊपर है, कितने हो जाए T की घात 4 और A ऊपर है 2, ये इसका विमीय सूत्र बन जाएगा, है ना। ये इसका मात्रक भी बन गया और इसका विमीय सूत्र भी बन गया। और इसका मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान भी अपने को याद रखना है, कितना होता है 8.854 गुणित 10 की घात -12, कितना होता है 8.854 गुणित 10 की घात -12, वो पीछे
मात्रक भी लगाना है, कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर का वर्ग। तो अपने को ये मान तो याद रखना, साथ साथ मात्रक भी याद होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे दिए उसने और चारों में ऑप्शन में मान यही दे दिए कि 8.854 गुण 10 की घात -12 निम्न में से एप्सिलॉन 0 का मान है, चारों में ये ऑप्शन दे रखा है, तो चक्कर क्या भटकेगा यहाँ पे आके, वो कहीं कूलाम के वर्ग लगाएगा न्यूटन के वर्ग लगा देगा, कभी मीटर के वर्ग लगा के न्यूटन के वर्ग लगा देगा, ऐसे मात्रक में जाके गड़बड़ कर देगा। तो मात्रक अगर मान याद रह गया लेकिन मात्रक याद नहीं है तो फिर वहां पे अपन उसको गलत करके आ जाएंगे, इसलिए मात्रक भी याद रखना है और याद नहीं रखना है, इनको बनाना सीखना अपने को, है ना। आवेश का क्या था कूलाम, इस आवेश का भी कूलाम, दूरी का मीटर वर्ग, है ना, मीटर होता है वर्ग लगता है, वर्ग लगा दिया, और बल का क्या होता है न्यूटन, तो कूलाम का वर्ग और बटे को प्रति और न्यूटन मीटर का वर्ग, ये बना है। और तो ये बनाया मैंने अभी, इस तरीके से इसको बनाने सीखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ रहा हमारा क्या क्या आ रहा है, स्थिर विद्युत बल। क्या आ रहा है ये, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। क्या आ रहा है, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करना कि उनके अंदर क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या उसके अंदर असमानताएं हैं, इन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे। तो देखो स्थिर विद्युत बल तो अभी अपन 12th के अंदर अभी आवेशों के बीच में लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल हमने कक्षा 11वीं के अंदर पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि ब्रह्मांड में स्थित जितने भी पिंड होते हैं, सारे पिंड क्या करते हैं, एक दूसरे को एक बल से अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड में जितने भी पिंड स्थित है, सभी पिंड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर एक बल लगा रहे हैं और बल से क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। उस बल को क्या बोलते हैं अपन, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति जो होती है हमेशा आकर्षण प्रकृति होती है, वो हमेशा वस्तु क्या करता है, उसकी वजह से हमेशा वस्तु अपनी ओर आकर्षित की प्रतिकर्षित होती है, उसका नेचर कैसा होता है, आकर्षण का होता है। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है प्रकृति का सबसे कमजोर बल भी इसी को कहा जाता है, ये बात भी अपने को ध्यान में रखना है। तो इन दोनों बलों के अंदर क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानता ये हमने यहाँ पे लिख रखी है। तो ये दोनों बल देखो, ये स्थिर विद्युत बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। कौन सा बल, अभी हमने सिद्ध करा ना, ए बराबर क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R वर्ग, है ना, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। और ये बल भी क्या होता है, ये भी पढ़ा था हमने क्या 11वीं में, G M1 M2 बटे में R वर्ग। ये बल भी क्या होता है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग, मतलब दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल। दूसरा देखा, ये बल निर्वात में भी लगता है, यह बल भी निर्वात में लगता है, मतलब जहां पे किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं हो, ऐसी जगहों को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। मतलब निर्वात कहाँ आता है, जहाँ कोई माध्यम नहीं होता, वहां पर भी ये बल क्या होते हैं, कार्यशील, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर देखो वहां पे कोई माध्यम नहीं है, वहां लग रहा है, तो ये जो आवेश भी लगने वाला स्थिर विद्युत बल भी वहां पे लागू होता है ना। इसके लिए निर्वात में भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक संरक्षी बल होता है, क्या होता है, और यह भी एक संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल किसको कहा जाता है, कक्षा 11वीं के अंदर पढ़ रखा है। संरक्षी बल ऐसे बलों को कहा जाता है जो कि पथ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं। काय के ऊपर निर्भर करते हैं, जो पथ की प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, सॉरी क्या वो गड़बड़ बोल दिया मैंने, कि जो पथ की प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, ऐसे बलों को क्या कहा जाता है, संरक्षी बल कहा जाता है। और असंरक्षी बल किसको कहा जाता है, कहा जाता है जो पथ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे घर्षण बल, अपन किसी वस्तु के ऊपर एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर चलाते हैं तो वो चल के जाती है, तो उसके बीच का जो पथ है वो चिकना है कि खुरदुरा है कि कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अनुसार बल का मान कम ज्यादा होता रहता है, क्योंकि पथ कैसा है, चिकना है तो बल का कम लगेगा, और अगर पथ अगर खुरदुरा है तो लगने वाला बल का मान अधिकतम होगा। तो पथ की प्रकृति के ऊपर अगर डिपेंड कर रहा है तो ऐसे बल असंरक्षी बल कहलाते हैं। और ये बल क्या होते हैं, पथ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये आवेश डायरेक्ट उसके ऊपर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, वो आवेश उसके ऊपर बल लगा रहा है, एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर बल लगा रहा है, ये पिंड उसके ऊपर सीधा इसके ऊपर बल लगा रहा है, बीच के ऊपर पथ के ऊपर चल के लग रहे हैं, इसलिए ऐसे बलों को क्या कहा जाता है, संरक्षी बल कहा जाता है। दूसरा आता है ये केंद्रीय बल होते हैं। क्या होते हैं ये बल, केंद्रीय बल होते हैं। दोनों बल कौन से होते हैं, केंद्रीय बल। केंद्रीय बल किसको कहा जाता है, केंद्रीय बल ऐसे बलों को कहा जाता है जो बल एक दूसरे को मिलाने, जो बल जो होता है आवेशों को मिलाने वाली बीच की रेखा उसके अनुदिश लगते हैं। ये दो आवेश है ना, Q1 और Q2 है ना, उनको मिलाने वाली रेखा जो होती है ना उसके अनुदिश कार्य करते हैं। या पिंड है ना, पिंडों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसके अनुदिश क्या होते हैं, कार्य करते हैं। ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय बल कहते हैं। ये हमने इसके अंदर लिख रखा है कि यह केंद्रीय बल है, अर्थात यह बलों या आवेशों को मिलाने वाली रेखा के
अनुदिश कार्य करते हैं, एक सीधी रेखा में उसके अंदर कार्य करते हैं। ये चार तो क्या थी, इसके अंदर समानताएं थी, है ना। तो समझ लेना इसको। एक तो व्युत्क्रमण नियम का पालन करते हैं दोनों निर्वात में क्रियाशील होते हैं, है ना। संरक्षी बल होते हैं, मतलब पथ की प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। केंद्रीय बल होते हैं, मतलब दोनों आवेशों या दोनों पिंडों को मिलाने रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, है ना। ये होते हैं इनके समानताएं। और असमानताएं देखते हैं कि असमानताएं क्या क्या है, क्या क्या चीजें इनमें डिफरेंट है। तो स्थिर विद्युत बल जो होता है ना, वो आवेशों के बीच में लगता है। और आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। अगर आवेश सहजाती है, मतलब दोनों क्या है, प्लस प्लस है, दोनों आवेश कैसे हैं, प्लस प्लस है, तो दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण। अगर दोनों माइनस भी है तो दोनों के बीच में कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण। और अगर एक प्लस का है और एक का है माइनस का है, तो बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण लगेगा। मतलब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। कौन, स्थिर विद्युत बल। और इस बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है ना। आवेशों के बीच में जो स्थिर विद्युत बल लग रहा है वो बीच के ऊपर, जो बीच में माध्यम है क्या ही भरा हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बीच में अपन कुचालक पदार्थ भर देते हैं दो आवेशों के बीच में, अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2 परिमाण के, है ना, वो उनके बीच में क्या करते हैं, कुछ माध्यम भर देते हैं बीच में, तो ये परावैद्युत पदार्थ भर दिया बीच में कुचालक पदार्थ, तो ये आवेश क्या करेगा, ये परिमाण इसका क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो इसके कारण इनका परिमाण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। परिमाण अगर कम होगा तो 100% की बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और यह बल क्या होता है, प्रबल बल होता है। मतलब स्थिर विद्युत बल क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रबल, क्योंकि परिमाण के ऊपर डिपेंड, चाहे जितना परिमाण कर देंगे तो बल का मान उतना ज्यादा हो जाएगा। अब आते हैं के ऊपर, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर। दो पिंडों के बीच लगने वाला बल सदैव क्या होता है, आकर्षण। मैंने अभी बताया था तुम्हें कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव कौन सी प्रकृति का होता है, केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। दूसरा कि इसका मान पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। एक पिंड वहां रखा हुआ है, एक पिंड अनंत पे दूर दूर पर रखा हुआ, बीच में क्या माध्यम आ रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है बीच का माध्यम बदलने से गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर। और ये प्रकृति का सबसे क्षीण बल होता है, दुर्बल बल होता है। ये दोनों के अंदर समानताएं और असमानताएं थी, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में। तो आज की क्लास में हमने ये जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, 2 या 3 क्वेश्चन करे हैं, एक आध दो सवाल करे हैं, इन सारे क्वेश्चन को अपने क्या करना है, फिर कॉपी के अंदर नोट करते जाना है, नोट्स तैयार करना है और रिवीजन भी इनका साथ साथ करते जाना है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। हमारी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।